तो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनिगेड इमॉर्टल के सेकंड नॉवल को। हाँ, इस नॉवल का राइटर भी रेनिगेड इमॉर्टल वाला ही है। अब इस नॉवल का रेनिगेड इमॉर्टल से कितना कनेक्शन है इसका मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि सच बोलूँ तो मैंने अभी तक ये नॉवल पूरा पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ये नॉवल इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और अगर नहीं लगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करना बंद कर दूंगा। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाओ स्टेट एक बहुत छोटा सा देश था। साउथ हेवन के बाकी छोटे देशों की तरह यहाँ के लोग भी ईस्टर्न लैंड्स के ग्रेट टैंग और वहाँ के शहर चांगान को बहुत मानते थे। सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि जाओ स्टेट के सारे स्कॉलर्स भी यही सपना देखते थे। वो उस सपने को महसूस कर सकते थे मानो वो खुद दूर कहीं राजधानी के टावर ऑफ टैंग के ऊपर खड़े हों। ये अप्रैल का महीना था, ना ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी। हल्का हल्का हवा का झोंका ज़मीन को छू रहा था। नॉर्दर्न रीचेस की क्योंग दी बांसुरियों के पास से गुजरते हुए, ग्रेट टैंग की ज़मीनों के ऊपर से होते हुए, शाम के धुंधले आसमान के नीचे ये हवा धूल को कोहरे की तरह उठा रही थी और घूमते हुए जाओ स्टेट के माउंट दाकिंग तक पहुंच गई। फिर यह हवा उस नौजवान पर जा गिरी जो वहां पहाड़ की चोटी पर बैठा था। वो एक दुबला पतला नौजवान था, हाथ में एक बॉटल गोर्ड पकड़े हुए और एक साफ नीला स्कॉलर रोब पहने हुए। वो करीब 16 या 17 साल का लग रहा था। उसका कद लंबा नहीं था और रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में एक तेज दिमाग दिख रहा था। मगर उसकी ये सारी समझदारी उसके चेहरे पर बनी हुई शिकन के पीछे छुपी हुई लग रही थी। वो खोया हुआ सा लग रहा था। मैंघाओ ने आह भरते हुए कहा, मैं फिर से फेल हो गया। उसका नाम मैंघाओ था, यूनजे काउंटी का एक एवरेज स्टूडेंट जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। कई साल पहले उसके माँ बाप गायब हो गए थे और अपने पीछे कोई खास दौलत नहीं छोड़ गए थे। पढ़ाई महंगी थी, इसलिए वो लगभग पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। मैंघाओ ने अपने आप से कहा, मैंने लगातार 3 साल तक इंपीरियल एग्जाम्स दिए हैं। इन सालों में मैंने महान ज्ञानियों की लिखी किताबें इतनी बार पढ़ी हैं कि अब उल्टी आने का मन करता है। शायद ये रास्ता मेरे लिए है ही नहीं। अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए उसने नीचे अपने गोल्ड बॉटल की तरफ देखा। उसकी आंखों में मायूसी थी। मैंघाओ ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, मेरा अफसर बनने और अमीर होने का सपना मुझसे दूर और दूर होता जा रहा है। मुझे ग्रेट टैंग तक पहुंचने की कोशिश भूल जानी चाहिए। स्टूडेंट होना कितना बेकार है। वहां शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए, हाथ में वो बॉटल लिए, वो और भी ज्यादा खोया हुआ लग रहा था। उसे अब डर लगने लगा था। वो फ्यूचर में क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? शायद कोई बड़ा ऑफिशियल उसमें दिलचस्पी ले ले, या कोई खूबसूरत लड़की, या फिर वो साल दर साल बस एग्जाम ही देता रहेगा। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस एक टीनेजर था और ये खोए हुए होने का एहसास उसे किसी बड़े अदृश्य मुंह की तरह निगल रहा था। वो सच में डरा हुआ था। मैंघाओ ने सोचते हुए कहा, यहाँ तक कि शहर के टीचर्स भी बस चांदी के कुछ टुकड़े ही कमा पाते हैं। वो तो अंकल वांग की कारपेंटर शॉप से भी बुरा हाल है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उनसे लकड़ी का काम ही सीख लेता। कम से कम तब मैं आज की तरह भूखा तो नहीं मर रहा होता। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। मैंघाओ ने फिर सोचा, मेरे पास घर पर ज्यादा खाना या पैसे नहीं बचे हैं। मुझे स्टीवर्ट जो को चांदी के 3 टुकड़े लौटाने हैं। मैं क्या करूंगा? उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जो नीला और विशाल था। वो इतना बड़ा था कि उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद मैंघाओ ने अपना सर हिलाया और अपने रोब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे ध्यान से पढ़ा, गोड बॉटल के अंदर डाला, फिर खड़ा हुआ और उस गोड को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पहाड़ के नीचे एक चौड़ी नदी थी जो सर्दियों में कभी नहीं जमती थी और कहा जाता था कि ये बहते हुए सीधा ग्रेट टैंग तक जाती है। मैंघाओ पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर उस बॉटल को नदी में आगे और आगे बहते हुए देखता रहा। वो बिना पलक झपकाए घूरता रहा। एक पल के लिए उसे अपनी माँ की झलक दिखी और अपने बचपन की खुशियां याद आईं। वो गोड उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें और फ्यूचर के लिए उसकी उम्मीदों को ले जा रहा था। शायद कभी कोई उसे उठाएगा, खोलेगा और वो नोट पढ़ेगा। मैंघाओ ने मन में सोचा, चाहे मैं कुछ भी करूं, पढ़ाई या काम, मैं जीना जारी रखूंगा। यही उसकी शख्सियत थी, दिमाग वाला और इरादे का पक्का। अगर वो ऐसा नहीं होता तो अपने माँ बाप के जाने के बाद वो जिंदा नहीं रह पाता। उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया। उसकी आंखों में जिद और गहरी हो गई। वो पहाड़ से नीचे उतरने ही वाला था। बिल्कुल उसी समय उसे पास की चट्टान से कमजोर आवाज सुनाई दी। हवा के साथ वो आवाज बहती हुई आ रही थी। जैसे ही वो मैंघाओ के कानों के पास से गुजरी, वो इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो एक पल के लिए रुका, हैरान रह गया और फिर ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने कॉन्सेंट्रेट किया, मदद की पुकार की आवाज तेज होती गई। फिर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो कुछ कदम आगे बढ़ा जब तक कि वो चोटी के किनारे तक नहीं पहुंच गया। जब उसने किनारे से नीचे झांका तो उसे एक इंसान दिखा जिसका शरीर चट्टान के बीच में एक दरार से लटका हुआ था। उसका चेहरा डर और बेचैनी से पीला पड़ चुका था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लड़के ने कहा, तुम मैंघाओ हो ना? बचाओ स्कॉलर मैंग, मेरी मदद करो। ये एक टीनेजर था। जैसे ही उसने मैंघाओ को देखा, उसने हैरानी और खुशी जाहिर की, क्योंकि इस मुश्किल हालात में उसे अचानक उम्मीद मिल गई थी।
मेंग हाओ ने उस नौजवान को देखते हुए आंखें बड़ी करके कहा, वांग यूचाई, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो शहर में कारपेंटर शॉप के मालिक अंकल वांग का बेटा था। मेंग हाओ ने उस दरार को देखा। चट्टान बहुत खड़ी थी और नीचे उतरना नामुमकिन लग रहा था। जरा सी लापरवाही किसी को भी नदी में गिरा सकती थी। नदी के बहाव को देखते हुए अगर कोई गिरा तो मरने के चांसेस 90% थे। वांग यूचाई ने जल्दी जल्दी में कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, पास के शहरों से और भी लोग हैं। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। भाई मेंग, बातें मत करो प्लीज़, बस हमें यहाँ से निकलने में मदद करो। शायद वो काफ़ी देर से उस दरार से लटका हुआ था। उसके हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और अगर उसके साथियों ने उसे शर्ट से ना पकड़ा होता तो वो फिसलकर चट्टान से नीचे गिर गया होता। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेंग हाओ को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन वो आज पहाड़ पर अकेला चढ़ा था और उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। वो किसी को कैसे बचा सकता था? उस वक्त वो मुड़ा और उसे एहसास हुआ कि पहाड़ की ढलान पर रतन की बेलें, वाइन्स फैली हुई हैं। हालांकि वो कमज़ोर था, लेकिन उसे एक ऐसी रतन वाइन ढूंढने में 2 घंटे लग गए जो काफ़ी लंबी थी। हाफते हुए वो उस वाइन को खींचकर चट्टान तक लाया। वांग का नाम पुकारते हुए वो झुका और उस वाइन को चट्टान से नीचे लटकाया। मेंग हाओ ने वाइन नीचे करते हुए कहा, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम वहाँ नीचे कैसे पहुँचे? वांग यूचाई के बजाय उसके बगल में लटके एक और नौजवान ने जवाब दिया, उड़ के। ये लड़का तेज़ और चालाक दिख रहा था और उसने ऊंची आवाज़ में बात की। मेंग हाओ ने रतन वाइन को थोड़ा वापस ऊपर खींचते हुए मजाक में कहा, बकवास, तुम उड़ सकते हो। अगर नीचे उड़ के गए थे तो वापस ऊपर क्यों नहीं आ जाते? वांग यूचाई ने घबराते हुए कहा, इसकी बकवास मत सुनो। हमें एक उड़ने वाली औरत ने पकड़ा था। उसने कहा कि वो हमें किसी सेक्ट में नौकर बनाने के लिए ले जा रही है। इस बात से क्लियरली दिख रहा था कि वांग को डर था कि कहीं मेंग हाओ वाइन वापस न खींच लें। मेंग हाओ ने लापरवाही से कहा, और बकवास? सिर्फ कहानियों वाले इमॉर्टल्स ही ऐसा कर सकते हैं। कौन यकीन करेगा इस बात पर? किताबों में उसने पढ़ा था कि लोग इमॉर्टल से मिलने के बाद अमीर हो गए थे, लेकिन वो सब झूठ था। जैसे ही रतन दरार तक पहुंची, वांग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी मेंग हाओ को अचानक अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी हवा महसूस हुई। आसपास के तापमान से ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी वापस आ गई हो। वो कांप उठा। धीरे से वो पीछे देखने के लिए मुड़ा और फिर जोर से चिल्लाया और घबराहट में आगे खाई की तरफ कदम बढ़ा दिया और चट्टान से गिरने लगा। उसने वहां एक औरत को देखा जो लंबा सिल्वर रोब पहने थी और जिसका चेहरा बिल्कुल फीका था। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें से ऐसी ठंडक निकल रही थी जैसे वो अभी अभी किसी कब्र से रेंगकर बाहर आई हो। सिल्वर रोब वाली औरत ने कहा, कभी कभी जब तुम्हें कुछ खास चीज़ें खास गुणों के साथ मिलती हैं तो बस किस्मत होती है। जब उसकी आवाज़ मेंग हाओ के कानों से टकराई तो ऐसा लगा जैसे हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। इस औरत के पास कोई अजीब सी शक्ति लग रही थी और जब मेंग हाओ ने उसकी आंखों में देखा तो उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, मानो वो उसके आर पार देख सकती है, जैसे कि वो उससे कुछ भी छुपा नहीं सकता। उसके शब्द अभी हवा में तैर ही रहे थे कि उसने अपनी चौड़ी आस्तीन हिलाई और अचानक हरे रंग के हवा के एक झोंके ने मेंग हाओ को उठा लिया। वो उस औरत के साथ चट्टान से नीचे उड़ने लगा। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जब वो उस दरार तक पहुंचे तो उस औरत ने अपना हाथ हिलाया और उसे अंदर फेंक दिया। जहां तक उसकी बात थी वो रुक गई और वो हरी हवा भी रुक गई। वांग और उसके 3 दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। वो वहां खड़ी रहीं बिना एक शब्द बोले। उसने अपना सर उठाकर उस रतन वाइन की तरफ देखा। मेंग हाओ इतना घबराया हुआ था कि वो कांपने लगा था। वो खड़ा हुआ और जल्दी से इधर उधर देखने लगा। वो दरार ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि काफ़ी तंग थी। सिर्फ कुछ लोगों के होने के बावजूद वहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी। उसकी नज़र वांग और दूसरे 2 नौजवानों पर पड़ी। एक वो चालाक लड़का था, दूसरा साफ सुथरा और मोटा सा था। वो दोनों कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे किसी भी वक्त रो पड़ेंगे। अतिरिक्त दवार ने कहा, मेरे पास एक आदमी कम था, मैं तुम्हें इनके साथ डाल दूंगी। अब वो रतन की जगह मेंग हाओ को देख रही थी। मेंग हाओ ने पूछा, तुम कौन हो? वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसकी शख्सियत मजबूत थी। डरा हुआ होने के बावजूद उसने खुद पर काबू रखा और पैनिक नहीं किया। अतिरिक्त दवार ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हिलाया और वो हरी हवा फिर से प्रकट हो गई। उसने सभी नौजवानों को उठा लिया और वो अतिरिक्त दवार के साथ गुफा से बाहर उड़ने लगे, सीधे आसमान की तरफ। वो गायब हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ माउंट दाकिंग। वो वहाँ सीधा और लंबा खड़ा रहा, शाम के अंधेरे में घुलता हुआ। मेंग हाओ का चेहरा खून से सूख गया था। उसने खुद को हरी हवा के अंदर आसमान को पार करते हुए देखा। जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर उड़ रहे थे, हवा उसके मुंह में घुस गई, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो गया। उसके दिमाग में एक शब्द आया। मेंग हाओ ने सोचा, इमॉर्टल्स। उसने अपनी सांस रोकी, उतनी देर तक जितनी देर में कोई 10 बार सांस ले, जब तक कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर वो बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो हरे पत्थर से बने प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, जो पहाड़ के बीच में कहीं था। उनके चारों तरफ और भी पहाड़ थे। बादल और कोहरा इधर उधर तैर रहा था। ये बिल्कुल भी मॉर्टल वर्ल्ड नहीं था। आसपास के पहाड़ों की खूबसूरत चोटियां बहुत अजीब लग रही थीं। वांग और बाकी नौजवान जाग गए, डरे हुए और कांपते हुए। वो उस अतिरिक्त दवार की पीठ को घूर रहे थे।
उस अतिरिक्त दवार के सामने 2 कल्टीवेटर्स खड़े थे जो लंबे हरे रोब पहने थे। वो अपने 20 के दशक में लग रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई थीं और उनकी पुतलियां हरे रंग की थीं जो डर पैदा कर रही थीं। एक आदमी ने चापलूसी भरी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया काम किया एल्डर सिस्टर क्सी, आपने 4 टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ लिया। अतिरिक्त दवार ने ठंडे चेहरे से कहा, मेंग हाओ और बाकी लोगों की तरफ देखे बिना इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर ले जाओ। अचानक उसका पूरा शरीर बदल गया। वो एक इंद्रधनुष बन गई और फिर पहाड़ों में गायब हो गई। तब तक मेंग हाओ ने अपना होश संभाल लिया था। वो सुन्न होकर उस जगह को घूर रहा था जहां वो औरत गायब हुई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो पिछले 16 सालों में कभी नहीं आया था। उसका खून उबलने लगा। मेंग हाओ ने सोचा, सर्वेंट्स, नौकर? अगर काम इमॉर्टल्स के लिए है तो पैसा तो जरूर अच्छा होगा। अब जब उसे पता चल गया था कि ये लोग उन्हें मारना नहीं चाहते, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरे कल्टीवेटर ने कहा, अफसोस जताते हुए, सिस्टर क्सी कॉन्डेंसेशन के 7वें लेवल पर पहुंच गई हैं। सेक्ट प्रीस्ट ने उन्हें विंड पेनेट दिया है, जिसका मतलब यह है कि भले ही वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ सकती हैं। उसने घमंड से नीचे मेंग हाओ और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसने वांग और उस चालाक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे पीछे आओ साउदर्न सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ। जब इमॉर्टल ने उसकी तरफ इशारा किया तो वांग की आवाज़ और शरीर दोनों कांप रहे थे। वांग यूचाई ने पूछा, ये जगह क्या है? इमॉर्टल ने जवाब दिया, रिलायंस सेक्ट। रिलायंस सेक्ट, जो जाओ स्टेट की सरहदों के अंदर और साउथ हेवन की ज़मीनों के दक्षिणी किनारे पर स्थित था, कभी 4 महान सेक्ट्स में सबसे पहला हुआ करता था। भले ही ये अभी भी सदर्न डोमेन में मशहूर था, लेकिन हाल के सालों में इसका पतन हो गया था और अब ये वो शानदार पोजीशन नहीं रखता था जो इसके पास कभी थी। आजकल जाओ स्टेट के बाकी सेक्ट्स के मुकाबले इसे सिर्फ उनसे नीचे ही माना जा सकता था। दरअसल इसका नाम हमेशा से रिलायंस सेक्ट नहीं था, लेकिन 1000 साल पहले एक कल्टिवेटर आया जिसने सदर्न डोमेन में एक बड़ी सनसनी मचा दी थी। उसने खुद को पेट्रियार्क रिलायंस कहा था और सेक्ट को मजबूर कर दिया था अपना नाम बदलने के लिए। उसने जाओ स्टेट के बाकी सभी सेक्ट्स को अपने पैरों तले रौंद दिया था, उनके खजाने लूट लिए थे और कुछ समय तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब हालात अलग थे। पेट्रियार्क रिलायंस पिछले करीब 400 सालों से गायब थे। अगर ये बात ना होती कि किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, तो ये सेक्ट अब तक किसी दूसरे सेक्ट द्वारा निगल लिया गया होता। इसके शानदार दिन बीत चुके थे। जाओ स्टेट में संसाधनों की कमी और बाकी 3 सेक्ट्स के दबाव को देखते हुए अगर इन्हें नए भर्ती चाहिए होते तो ये नौकर बनाने के लिए लोगों को किडनैप करने पर मजबूर थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो खुलेआम अपने दरवाजे खोलकर लोगों को भर्ती कर सकें। मेंग हाओ उस हरे कपड़े वाले आदमी के पीछे उन छोटी छोटी पगडंडियों पर चल रहा था जो पहाड़ की चोटियों के बीच घूमी हुई थीं। आसपास का नज़ारा किसी बगीचे जैसा था जहां हर तरफ अजीब चट्टानें और अजीब दिखने वाले पेड़ थे। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच जेड की बनी छतों वाली बेहद शानदार इमारतें बादलों और कोहरे से बाहर निकलती हुई दिख रही थीं। मेंग हाओ लगातार आहें भर रहा था। दुख की बात यह थी कि उसके बगल में वो मोटा टीनेजर पूरे रास्ते रोता बिलखता रहा, जिसने माहौल को थोड़ा ख़राब कर दिया था। मोटे टीनेजर ने आंसू बहाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ख़त्म हो गया, सच में ख़त्म हो गया। मुझे घर जाना है। घर पर मंतू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मछली भी। लानत है, लानत है। मुझे अपनी फैमिली की ज़मीन विरासत में लेनी है, एक अमीर बुढ़ा आदमी बनना है और कुछ पत्नियां रखनी हैं। मैं यहाँ नौकर नहीं बनना चाहता। वो आधा कप चाय पीने जितने समय तक अपनी सांसों में बड़बड़ाता रहा, जब तक कि वो हरे कपड़े वाला आदमी मुड़ो नहीं। हरे कपड़े वाले आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने एक और बकवास बात बोली तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। वो मोटा टीनेजर अचानक जोर से कांप उठा। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जब मेंग हाओ ने ये देखा तो वो फिर से सोचने लगा कि ये हालात कितने शानदार हो सकते हैं या नहीं। लेकिन उसकी शख्सियत में एक जिद थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी खामोशी बनाए रखी। कुछ देर बाद जब वो पहाड़ के करीब आधे रास्ते तक पहुंचे, मेंग हाओ ने देखा कि घूमते हुए कोहरे से कुछ समतल इमारतें उभर कर आ रही हैं। 7 या 8 नौजवान जो सन यानी हेम्प के रोब पहने हुए थे, इमारतों के बाहर बैठे थे। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। जैसे ही मेंग हाओ और बाकी लोग पास आए, उन नौजवानों ने उन्हें देखा, लेकिन किसी ने ग्रीटिंग या सलाम नहीं किया। कुछ दूरी पर एक नौजवान जो हल्का नीला रोब पहने हुए था, एक चट्टान पर बैठा था। उसका चेहरा लंबा था, लगभग एक घोड़े जैसा, और उसका रोब साफ तौर पर बाकी नौजवानों के कपड़ों से ज्यादा महंगा और शानदार था। भले ही उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन जब हरे कपड़े वाला आदमी मेंग हाओ को लेकर पास आया तो वो नौजवान खड़ा हुआ और मुट्ठी बंद करके उसे सलाम किया। घोड़े जैसे चेहरे वाले नौजवान ने कहा, प्रणाम बड़े भाई। हरे कपड़े वाले आदमी ने बेसब्री से कहा, ये 2 नए आए हुए नौकर हैं, कृपया इनके रहने का इंतजाम करें। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। उसने मेंग हाओ और उस दूसरे नौजवान की तरफ देखा तक नहीं। उसके जाने के बाद वो घोड़े जैसे चेहरे वाला नौजवान फिर से बैठ गया, अपनी टांगें क्रॉस करके, और ठंडी नज़रों से मेंग हाओ और उस मोटे टीनेजर को देखने लगा। घोड़े जैसे चेहरे वाले नौजवान ने बिना किसी इमोशन के ठंडी आवाज़ में कहा, ये उत्तरी नौकरों का निवास है। रिलायंस सेक्ट कामचोरों को बर्दाश्त नहीं करता।
अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें 30 साल तक काम करना होगा, जिसके बाद तुम जा सकते हो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो खैर, इन सुनसान पहाड़ों में बहुत से जंगली जानवर हैं और तुम पक्का मारे जाओगे। जाओ और अपना काम का यूनिफॉर्म ले लो। अब से तुम बाहरी दुनिया से अलग हो चुके हो और शांति से एक नौकर की तरह काम करोगे। वो मोटा टीनेजर और भी जोर से कांप उठा। उसका चेहरा निराशा से भर गया। मेंग हाओ शांत था। दरअसल उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने यह नोटिस किया। वो कई सालों से इस पोजीशन पर था और उसने नौकर बनने के लिए पकड़े गए कई नौजवानों को देखा था, लेकिन कभी किसी को मेंग हाओ जितना शांत नहीं देखा था। घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने हल्के से कहा, अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहा तो शायद तुम्हें पूरे 30 साल मजदूरी ना करनी पड़े। तुम अपनी छुट्टी के वक्त में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम की कंडेंसेशन के पहले लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो तुम्हें आउटर सेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन को झटका, जिसके बाद मेंग हाओ और उस दूसरे नौजवान के सामने सन के 2 रोब प्रकट हुए। हर रोब के सामने अंगूठे के बराबर साइज का एक लकड़ी का बैज था जिस पर सर्वेंट यानी नौकर शब्द खुदा हुआ था। रोब के अलावा वहां एक छोटी सी किताब भी थी जिसके कवर पर 3 शब्द लिखे हुए थे, की कंडेंसेशन मैनुअल। जैसे ही मेंग हाओ की नज़र उन शब्दों पर पड़ी, उसकी सांसें तेज होने लगी। वो उस बुकलेट को घूरने लगा और उसे याद आया कि कैसे उस ठंडे चेहरे वाली औरत के बारे में बात करते वक्त हरे कपड़े वाले आदमी ने की कंडेंसेशन के 7वें लेवल की बात की थी। मेंग हाओ ने मन में सोचा, हम पहले लेवल पर पहुंचने पर आउटर सेक्ट के शिष्य बन सकते हैं, लेकिन वो औरत तो पहले ही 7वें लेवल पर पहुंच चुकी है। ये की कंडेंसेशन क्या है? शायद ये वही तरीका है इमॉर्टल बनने का, जैसा कि वो कहानियों में बात करते हैं। अगर यही वो कमाई है जो उसे अपने काम से मिलने वाली है तो खैर, शायद ये पैसे ना हो, लेकिन ये बाहरी दुनिया में सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर होगी। मेंग हाओ का एक्साइटमेंट बढ़ गया। उसने रोब उठाया और उसका इस्तेमाल बैज और बुकलेट को लपेटने के लिए किया। घोड़े जैसे चेहरे वाले नौजवान ने कहा, ईस्ट 7th हाउस वो जगह है जहां तुम रहोगे। कल से तुम्हारा काम लकड़ी काटना है, रोज 10 लक्कड़ हर एक को। जब तक तुम्हारी कटाई खत्म नहीं हो जाती तुम्हें खाना खाने की इजाज़त नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लेते हुए मेंग हाओ ने उस नौजवान की नकल की और बंद मुट्ठी से सलाम किया, फिर घर की तरफ चल दिया। वो इमारत एक सी है या नांगन जैसी लग रही थी जिसे कई बार बढ़ाया गया था। निशानों का पीछा करते हुए उन्होंने 7वां घर ढूंढ लिया, फिर दरवाज़ा खोला और अंदर गए। कमरा बड़ा नहीं था। इसमें एक टेबल और 2 छोटे बिस्तर थे और भले ही ये साधारण था लेकिन काफ़ी साफ सुथरा था। मोटा टीनेजर एक बिस्तर पर बैठ गया और फिर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोने लगा। वो करीब 12-13 साल का था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी आवाज़ ज़रूर बाहर गूंज रही होगी। मोटे टीनेजर ने रोते हुए कहा, मैं ख़त्म हो गया, सच में ख़त्म हो गया। मुझे घर जाना है। घर पर मंतू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मछली भी। लानत है, लानत है। मुझे अपनी फैमिली की ज़मीन विरासत में लेनी है, एक अमीर बुढ़ा आदमी बनना है और कुछ पत्नियां रखनी हैं। मैं यहाँ नौकर नहीं बनना चाहता। वो बेहद परेशान लग रहा था और उसका मोटा सा छोटा शरीर कांप रहा था। मेंग हाओ ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, रोना बंद करो, इसके बारे में सोचो। यहाँ इतना बुरा नहीं है। हम इमॉर्टल्स के लिए काम कर रहे हैं। कितने लोग हमसे जलन करेंगे अगर उन्हें पता चल जाए तो? उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मोटे टीनेजर ने जवाब दिया, मैं दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता। मेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है और सगाई के तोहफे भेजे जा चुके हैं। मेरी बेचारी खूबसूरत महिला ने मुझसे शादी भी नहीं की, फिर भी वो पहले ही विधवा हो गई है। जितना वो रोता उसका दिल उतना ही टूटता जा रहा था। मेंग हाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये मोटा टीनेजर अभी भी छोटा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसकी शादी तय हो गई है। फिर भी इसने कभी किसी औरत के हाथ का स्पर्श तक महसूस नहीं किया। उसने भावुक होकर आह भरी, ये सोचते हुए कि अमीर होना कितना शानदार होगा। इस मोटे टीनेजर का परिवार इतना अमीर है कि उसे कभी खाने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। पिछले साल अपना पुश्तैनी घर बेचने के बाद भी मैं अभी भी स्टीवर्ड जो का बहुत सारा पैसा उधार हूँ। उन पैसों के बारे में सोचकर जो उसे लौटाने थे उसे हंसी आ गई। अब जब वो यहाँ था, जो उससे पैसे मांगने के लिए पीछे आ सकता था अगर वो काफ़ी ताकतवर होता तो। अगर नहीं तो जब तक मेंग हाओ वहाँ से निकलता तब तक वो मर चुका होता। जितना ज़्यादा वो इस जगह के बारे में सोचता उतना ही बेहतर महसूस करता। उसे पैसे, रहने या खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे तो सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर की पेमेंट भी मिल गई थी, और वो भी काम शुरू करने से पहले ही। ये सोचते हुए कि ये इमॉर्टल्स के रहने की जगह है, सच में कहा जा सकता है कि उसे अनजाने में एक होपलेस सिचुएशन से बचा लिया गया था। मोटे टीनेजर का रोना अब उसे परेशान करने लगा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने सन के रोब से मैनुअल निकाला और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने की पहली लाइन पढ़ने के बाद उसे झटका लगा। लाइन में लिखा था, एक इंसान के पास रिलाई करने, भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर तुम एक मॉडल हो जो दौलत और रुतबा चाहते हो, अगर तुम एक कल्टीवेटर हो जो चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो मेरे रिलायंस सेक्ट को ज्वाइन करो। तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो। ये मैनुअल का इंट्रोडक्शन था और इस पर पेट्रियार्क रिलायंस के दस्तखत थे।
भले ही ये सिर्फ कुछ शब्दों की मुट्ठी भर थी, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से भरे हुए थे जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये रिलायंस सेक्ट का एक इन्विटेशन न्योता भी था और डिस्क्रिप्शन विवरण भी। मैंग हाउ सुन्न महसूस करने लगा और फिर अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। मैंग हाउ ने सोचा, द रिलायंस सेक्ट, क्या यही सेक्ट का मतलब है? लोगों को कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिस पर वो रिलाय कर सकें। जब वो रिलायंस सेक्ट को पा लेंगे तब वो अमीर, ताकतवर और चिंतामुक्त हो जाएंगे। ये बात और भी ज़्यादा समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पास रिलाय करने के लिए कोई ऑफिशियल होता तो वो लगातार 3 बार एग्जाम्स में फेल नहीं होता। उसने आह भरी। पेट्रियाक रिलायंस के लिए उसकी इज्जत बढ़ गई जिनसे वो असल में कभी मिला नहीं था। उस एक वाक्य के साथ ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का एक दरवाज़ा अचानक खुल गया हो। मैंग हाउ ने सोचा, दूसरे शब्दों में मुझे यहाँ रहते हुए किसी को ढूंढना होगा जिस पर मैं रिलाय कर सकूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी आंखें और चमकने लगीं जैसे जैसे वो मैन्युअल को स्कैन करता रहा। जल्द ही उसे वक्त का पता ही नहीं चला और उसने अपने बगल में रोते हुए मोटे टीनेजर पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिरकार आधी रात के करीब वो मोटा टीनेजर रोते रोते सो गया, जिसके बाद उसके खर्राटे कमरे में बिजली की तरह गूंजने लगे। मैंग हाउ ने बेमन से मैनुअल बंद किया। भले ही वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें जोश और ताकत से भरी हुई थीं। मैंग हाउ ने अपने आप से कहा, ये किताब 100 गोल्ड की नहीं, ये 1000 की है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने हमेशा एक अमीर ऑफिसर बनने का सपना देखा था, 1000 गोल्ड की कीमत वाली चीज़ उसकी जान के अलावा किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती थी। अपने एक्साइटमेंट में उसने नोटिस किया कि मोटे टीनेजर के खर्राटे बंद हो गए हैं। उसने उधर देखा और पाया कि वो नौजवान बिस्तर पर उठकर बैठ गया था और अपने हाथ इधर उधर घुमाते हुए बड़बड़ा रहा था। मोटे टीनेजर ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार मार के अधमरा कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मंटू चुराने की? मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को चुराने की? बात करते हुए वो बिस्तर से उठा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वो गुस्से में अपने घूंसे लहरा रहा था। फिर हैरानी की बात यह हुई कि उसने टेबल को पकड़ा और अपने मुंह से उसके कोने को जोर से काट लिया। वहां एक गहरा निशान छोड़ दिया। फिर वो वापस सो गया और खर्राटे लेने लगा। उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, बस ये कन्फर्म करने के लिए कि वो अब नींद में चल रहा है। फिर उसने वापस उस कटे हुए निशान को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसे सोते हुए मोटे टीनेजर को कभी उकसाना नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे उससे दूर खिसका, फिर दोबारा मैनुअल को नीचे देखा, एक्साइटेड महसूस करते हुए। मैंग हाउ ने सोचा, किया कंडेंसेशन का नवा लेवल इमॉर्टल बनने का रास्ता है। उनके लिए काम करते हुए मेरे पास खुद इमॉर्टल बनने का मौका है। ये सबसे बड़ी पेमेंट है जो मुमकिन है। अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो मेरे पास अमीर बनने का मौका ज़रूर होगा। मैंग हाउ ने मैनुअल को जकड़ लिया। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। आखिरकार उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करने के अलावा एक दूसरा रास्ता मिल ही गया। उसी पल एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया और एक जोरदार हूं की आवाज सुनाई दी। कहानी आगे बढ़ती है और दरवाज़ा जोर से हिलने लगता है जैसे कोई उसे तोड़ने वाला हो। एक लंबा और ताकतवर आदमी जो सर्वेंट्स के कपड़े पहने हुए था कमरे के अंदर घुसता है। उसकी आंखें गुस्से से मैंग हाउ और उस मोटे लड़के पर गड़ी हुई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी सो गए थे, अब दादाजी टाइगर के लिए उठने का वक्त हो गया है। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उन दोनों पर बरस पड़ा। आज से तुम दोनों हरामी मेरे लिए 10-10 पेड़ काटोगे, वरना दादाजी टाइगर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। मैंग हाउ घबरा के बिस्तर से नीचे कूदा और डरते हुए खड़ा हो गया। मैंग हाउ ने बोला, नमस्ते दादाजी टाइगर, शायद आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैंग हाउ अपनी बात पूरी कर पाता, उस बड़े आदमी ने उसे घूर कर चुप करा दिया। चुप रहो, तुम्हें लगता है मैं ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ? उस आदमी का भारी भरकम शरीर और ख़तरनाक अंदाज देखकर मैंग हाउ हिचकिचाया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, लेकिन सर्वेंट्स के इंचार्ज एल्डर ब्रदर ने हमें पहले ही दिन के 10 पेड़ काटने का काम दिया है। बड़े आदमी ने ठंडे दिमाग से लेकिन धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया। तो फिर मेरे लिए अलग से 10 और काटो। मैंग हाउ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो अभी अभी इमॉर्टल सेक्ट में आया था और आते ही उस पर जुल्म शुरू हो गया था। वो हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा और ताकतवर था कि मैंग हाउ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी जहां कुछ दांतों के निशान थे। उसे याद आया कि वो मोटा लड़का नींद में कितना ताकतवर हो जाता है। मैंग हाउ को एक ज़बरदस्त आइडिया आया। उसने अचानक सोते हुए मोटे लड़के की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, फैटी, कोई तुम्हारा मंटू और तुम्हारी गर्ल चुरा रहा है। जैसे ही ये शब्द मैंग हाउ के मुंह से निकले, वो मोटा लड़का नींद में ही उठकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। कौन मेरा मंटू चुरा रहा है? कौन मेरी बीवी को चुरा रहा है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें काट खाऊंगा। वो बिस्तर से कूदा और कमरे में हवा में हाथ पैर चलाने लगा। वो बड़ा आदमी हैरानी से उसे देखने लगा, फिर गुस्से में आगे बढ़ा और उस लड़के को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई दादाजी टाइगर के सामने चिल्लाने की? उसका थप्पड़ लड़के के चेहरे पर लगा, लेकिन तभी उस बड़े आदमी की चीख निकल गई। उस मोटे लड़के ने आंखें बंद किए हुए ही उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया था। वो आदमी अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटकने लगा, लेकिन लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो आदमी चीखते हुए बोला, काटना बंद कर कमबख्त,
काटना बंद कर। ये आदमी सिर्फ एक सर्वेंट था, कोई कल्टीवेटर नहीं। बेशक उसका शरीर मजबूत था, लेकिन दर्द ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया था। उसने लड़के को घूंसे मारे, लात मारी, लेकिन वो मोटा लड़का अपना जबड़ा ढीला ही नहीं छोड़ रहा था। जितना जोर से वो आदमी मारता, लड़का उतनी ही जोर से काटता। आदमी का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था और लग रहा था कि मांस का टिकड़ा ही बाहर आ जाएगा। उसकी चीखें बाहर तक गईं और दूसरे लोगों का ध्यान खींचने लगी। तभी एक ठंडी और सख्त आवाज आई। ये क्या शोर है? ये आवाज़ उस घोड़े जैसे चेहरे वाले लड़के की थी जो सर्वेंट्स का इंचार्ज था। जैसे ही उस बड़े आदमी ने ये आवाज़ सुनी, वो डर के मारे कांपने लगा। दर्द के मारे उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया। सर्वेंट्स के इंचार्ज एल्डर ब्रदर को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। इसे आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं। जल्दी मुझे काटना बंद करो। मुझे वो 10 लकड़ियां नहीं चाहिए। मेंग हाओ ने सोचा भी नहीं था कि उस मोटे लड़के की नींद की हालत इतनी खतरनाक होगी। वो भी इस मामले को वहीं रोकना चाहता था। वो आगे बढ़ा और धीरे से उस मोटे लड़के को थप्पड़ मारा, फिर उसके कान में फुसफुसाया, मंटू वापस आ गया है और तुम्हारी गर्ल भी। ये सुनते ही वो लड़का अचानक शांत हो गया और अपना जबड़ा खोल दिया। हवा में मुक्के चलाते हुए वो वापस अपने बिस्तर पर गया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वो वापस सो गया। उस बड़े आदमी ने डरते हुए उस मोटे लड़के को देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मेंग हाओ वहां खड़े होकर हैरानी से उस मोटे लड़के को देखता रहा, मन ही मन उसकी तारीफ कर रहा था। फिर वो बहुत ध्यान से अपने बिस्तर पर वापस गया और सो गया। अगली सुबह होती है, सूरज निकलता है और घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण भी गूंजने लगती है। इन घंटियों में एक अजीब सी शक्ति थी। लोग इसे सुनते ही जाग जाते और अपने काम पर लग जाते। वो मोटा लड़का भी उठा। उसने हैरानी से अपने शरीर पर निशान देखे और अपने चेहरे को छुआ। मेरे पापा सुपर रिच हैं, मैं भी सुपर रिच बनूंगा। मैं सर्वेंट नहीं बनना चाहता। ये इमॉर्टल्स अजीब होते हैं और इनके पास जादू होता है। इन्हें आग की क्या ज़रूरत, और वो हमसे पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? इस बातूनी लड़के के विपरीत मेंग हाओ इतना थका हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था। पसीना उसके शरीर से बारिश की तरह बह रहा था। युंजिए कंट्री में गरीबी की वजह से उसे ज़्यादा मांस नहीं खाने को मिला था, इसलिए उसका शरीर कमज़ोर था। उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी। कुछ देर बाद वो एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। उसने उस मोटे लड़के को देखा जो थका हुआ होने के बावजूद धीरे धीरे गालियां देता हुआ पेड़ काट रहा था। वो मेंग हाओ से छोटा था, लेकिन काफ़ी ताकतवर था। मेंग हाओ ने कड़वे स्वर में सिर हिलाया और आराम करता रहा। उसने की कंडेंसेशन मैनुअल निकाली और उसे फिर से पढ़ने लगा। किताब में लिखे तरीके को फॉलो करते हुए उसने हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की। वक्त बीतता गया और शाम हो गई। पूरे दिन की मेहनत में मेंग हाओ सिर्फ 2 पेड़ काट पाया था, जबकि वो मोटा लड़का 8 पेड़ काट चुका था। दोनों को मिलाकर इतना काम हो गया था कि कम से कम एक आदमी का खाना मिल सके। उन्होंने थोड़ी बातचीत की, फिर वो मोटा लड़का खाना लेने गया, जो दोनों ने अपने कमरे में बांटकर खाया और फिर थककर सो गए। रात में जब कमरा उस मोटे लड़के के खर्राटों से गूंजने लगा, मेंग हाओ मुश्किल से उठकर बैठा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अपनी भूख और थकान को नज़रअंदाज करते हुए उसने फिर से की कंडेंसेशन मैनुअल उठाई और पढ़ने लगा। मेंग हाओ ने सोचा, जब मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ता था तो मैं अक्सर सुबह तक जागता रहता था। मुझे भूखे रहने की आदत है। मेरी अभी की ज़िंदगी भले ही थका देने वाली है, लेकिन कम से कम मेरे पास एक लक्ष्य है। मैं ये नहीं मान सकता कि इंपीरियल एग्जाम्स में फेल होने के बाद मैं कल्टीवेशन में भी फेल हो जाऊंगा। उसकी आंखों में जिद थी। उसने अपना सिर झुकाया और पढ़ाई शुरू कर दी। वो देर रात तक पढ़ता रहा, कब सो गया पता ही नहीं चला। सपनों में भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता रहा। सुबह घंटियों की आवाज़ ने उसे जगाया। उसने अपनी लाल आंखें खोली, जम्भाई ली और बिस्तर से उठा। फिर वो फुर्तीले मोटे लड़के के साथ वापस लकड़ियां काटने चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वक्त बीतता गया और 2 महीने गुजर गए। मेंग हाओ की लकड़ी काटने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ी और अब वो दिन में 4 पेड़ काट लेता था, लेकिन उसका ज़्यादा समय स्पिरिचुअल एनर्जी को समझने में गुजरता था। उसकी आंखें और ज़्यादा लाल हो गई थीं। फिर एक शाम जब वो हाफते हुए ध्यान में बैठा था, अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसे अपने हाथ पैरों में एक शून्य सी चुभन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे इनविजिबल की का एक छोटा सा कतरा उसके मांस और खून में जमा हुआ और फिर शरीर से बाहर रिसने लगा। इसके बाद उसे अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पतला सा धागा महसूस हुआ। वो तुरंत गायब हो गया, लेकिन मेंग हाओ ने उत्साह में अपनी आंखें खोल लीं। उसकी थकान गायब हो गई और उसकी लाल आंखें अब सफ़ेद हो गई थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसने की कंडेंसेशन मैनुअल को कस के पकड़ लिया। पिछले कुछ महीनों में ना उसने ढंग से खाया था ना सोया था। पेड़ काटने के अलावा उसने अपना सारा समय स्पिरिचुअल एनर्जी पर लगाया था और आज आखिरकार उसे कुछ रिजल्ट मिला था। उसे लगा जैसे वो ताकत से भर गया है। वक्त तेजी से बीता और 2 महीने और निकल गए। अब साल का 8वां महीना था। गर्मी का मौसम। आसमान से चुभने वाली धूप बरस रही थी। रिलायंस सेक्ट के गहरे पहाड़ों में दोपहर का वक्त था। मेंग हाओ ने एक हाथ से अपने सामने जल रही आग को तेज किया और दूसरे हाथ में की कंडेंसेशन मैनुअल पकड़ी हुई थी, जिसे वो ध्यान से पढ़ रहा था। मैनुअल में लिखा था, की को शरीर में जमा करो, उसे मिलाओ और फैलाओ, खून की नसों और की के रास्तों को खोलो, हेवन और अर्थ के साथ तालमेल बिठाओ।
उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और अपने शरीर के अंदर उस पतले से की के धागे को महसूस किया। ये वही की थी जो 2 महीने पहले आई थी और मेंग हाउ इसे खजाने की तरह मानता था। वो धागा अब पहले से काफी मोटा हो गया था। मैनुअल में लिखे मंत्रों और सर्कुलेशन टेक्निक का यूज करके वो ध्यान में बैठा और उस की के धागे को अपने शरीर में घुमाने लगा। कुछ देर बाद मेंग हाउ ने आंखें खोली और देखा कि वो मोटा लड़का अपनी कुल्हाड़ी लेकर तेजी से आ रहा है। तो कैसा चल रहा है? भले ही वो मोटा था लेकिन उसका शरीर मजबूत था। मेंग हाउ ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी इसे अपने पूरे शरीर में फैला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 1 महीने के अंदर मैं की कॉन्डेंसेशन के पहले स्टेज तक पहुँच जाऊँगा। उसके अंदाज में विश्वास भरा था। फैटी ने आग की तरफ देखते हुए अपने होठ चटकाए और बोला, मेरा मतलब था चिकन कैसा है? मेंग हाउ ने भी अपने होठ चटकाए और आग को कुरेदना बंद कर दिया। मेंग हाउ ने कहा, ओह बस बन ही गया है। फैटी ने अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदी और चिकन को बाहर निकाला। वो अब पूरी तरह पक चुका था। एक बेहतरीन खुशबू हवा में फैल गई। उन्होंने चिकन को आधा आधा बांटा और भूखों की तरह खाने लगे। फैटी ने अपने चिकने होठों के साथ कहा, जब से तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है तुम जंगली मुर्गियां पकड़ पा रहे हो। अब के मुकाबले यहाँ के पहले 2 महीने तो किसी बुरे सपने जैसे थे। ये फैटी की नई आदत थी, मेंग हाउ की चापलूसी करना। मेंग हाउ ने चिकन लेग का एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए कहा, जिससे उसकी आवाज़ थोड़ी दब गई। मेंग हाउ ने बोला, बहुत से लोग जंगल में खाना ढूंढ लेते हैं, बस तुम्हें पता नहीं है, यही बात है। फैटी का चेहरा उदास हो गया और वो बोला। फैटी ने कहा, आए, अगर तुम अगले हफ्ते सच में की कॉन्डेंसेशन के पहले लेवल पर पहुंच गए और आउटर सेक्ट के डिसाइपल बन गए तो मेरा क्या होगा? मुझे वो मंत्र बिल्कुल समझ नहीं आते। वो उम्मीद भरी नज़रों से मेंग हाउ को देखने लगा। मेंग हाउ ने चिकन लेग छोड़ा और सीधा उसकी आंखों में देखा। मेंग हाउ ने कहा, देखो फैटी, घर वापस जाने का एक ही रास्ता है अगर तुम आउटर सेक्ट डिसाइपल बन जाओ। फैटी कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ हाँ में सिर हिलाया। 6 दिन तेजी से गुजर गए। रात का वक्त था, मोटा लड़का सो चुका था और मेंग हाउ अपने कमरे में ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि लकड़ियां काटने के अलावा पिछले 3 महीनों में उसने अपना सारा वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने में लगाया है। उसे वो पल याद आया जब 2 महीने पहले पहली बार की उसके अंदर हिली थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और स्पिरिचुअल एनर्जी के धागे को अपने शरीर में घुमाना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में एक जोर की आवाज़ गूंजी। अब तक वो की को पूरे शरीर में फैला नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो कामयाब हो गया। की उसके शरीर के हर कोने में फैल गई थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा है। ठीक उसी पल जब मेंग हाउ ने की कॉन्डेंसेशन का पहला लेवल हासिल किया, बाहर एक बड़े पत्थर पर बैठे घोड़े जैसे चेहरे वाले नौजवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने मेंग हाउ के घर की तरफ देखा और फिर वापस आंखें बंद कर ली। सुबह हुई। नॉलिन सर्वेंट्स क्वार्टर के सभी लोग जलन भरी नज़रों से देख रहे थे जब मेंग हाउ उस कमरे से बाहर निकला जो पिछले 4 महीनों से उसका घर था। वो उस घोड़े जैसे चेहरे वाले नौजवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मोटा लड़का उसके साथ नहीं आया। वो दरवाजे पर खड़ा मेंग हाउ को देख रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। हॉर्स फेस्ड यंग मैन ने शांति से देखा। उसका चेहरा अब ठंडा नहीं था। हॉर्स फेस्ड यंग मैन ने कहा, तुमने 4 महीनों में की कॉन्डेंसेशन का पहला लेवल हासिल किया। तुम बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं हो, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं हो। अब जब तुम आउटर सेक्ट में जा रहे हो तो मुझे वहाँ के नियम समझाने होंगे। हर महीने वहाँ स्पिरिट स्टोन्स और दवाई की गोलियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन दूसरों से छीनने या ग्रुप बनाकर हमला करने की मनाही नहीं है। वहाँ एक पब्लिक एरिया है जिसे कुछ लोग किलिंग जोन कहते हैं। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। बात खत्म करते ही उसने अपना दायां हाथ उठाया और एक जेड स्लिप हवा में उड़ती हुई मेंग हाउ के सामने आ गई। मेंग हाउ ने उसे पकड़ लिया। हॉर्स फेस्ड यंग मैन ने कहा, इस जेड स्लिप में स्पिरिचुअल एनर्जी डालो और ये तुम्हें आउटर सेक्ट के ट्रेजर पैविलियन तक ले जाएगी। वहीं तुम्हारी प्रमोशन रजिस्टर होगी। उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेंग हाउ ने कुछ नहीं कहा, मुट्ठी बंद करके सम्मान किया, फिर मुड़कर उस मोटे लड़के को देखा। कुछ पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेंग हाउ का दिल भर आया, लेकिन उसने भावुक न होने का फैसला किया। उसने जेड स्लिप को दबाया जो हरी रोशनी से चमकने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेंग हाउ उसके पीछे पीछे चला, सर्वेंट्स क्वार्टर को पीछे छोड़ते हुए। वो एक तंग रास्ते पर चला जो मेन गेट से दूर जा रहा था, पहाड़ की तलहटी की तरफ। आखिरकार वो ऐसे इलाके में पहुंचा जहां उसने पिछले 4 महीनों में कभी कदम नहीं रखा था। रिलायंस सेक्ट 4 मुख्य पहाड़ों से बना था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पीक्स। इनके चारों ओर पहाड़ों की लंबी श्रृंखला थी जो कभी खत्म होती नहीं दिखती थी। हर पहाड़ के बीच में एक सर्वेंट्स क्वार्टर था। मेंग हाउ नॉर्दर्न माउंटेन के नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर में था। इससे ऊपर का रास्ता सुरक्षा मंत्रों से ढका हुआ था, जहां इनर सेक्ट डिसाइपल्स और एल्डर्स रहते थे। चारों पहाड़ ऐसे ही थे और इन सब के बीच में जो समतल इलाका था वहां अनगिनत घर थे जहां रिलायंस सेक्ट का आउटर सेक्ट बसा था। इस मामले में रिलायंस सेक्ट दूसरे सेक्ट से थोड़ा अलग था। आउटर सेक्ट पहाड़ के नीचे था जबकि सर्वेंट्स पहाड़ के बीच में रहते थे। ये नियम पैट्रियार्क रिलायंस ने किसी अनजान वजह से बनाया था। दूर से देखने पर पूरा इलाका गहरे कोहरे से ढका लगता था, लेकिन जैसे ही वो कोहरे में घुसा, कोहरा गायब हो गया। उसके सामने नक्काशी किए हुए जंगले, संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंची इमारतें और हरे पत्थर से बनी सड़कें थीं। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स हरे लिबास में घूम रहे थे। कुछ ने मेंग हाउ को देखा। उनकी नज़रों में नफरत और कोई अच्छी भावना नहीं थी। मेंग हाउ को लगा जैसे वो जंगली जानवरों के बीच आ गया है और उसे एल्डर ब्रदर हॉर्स फेस की बात याद आई। कुछ ही देर में वो आउटर सेक्ट के सदन हिस्से में एक काली इमारत के पास पहुंचा। ये 3 मंजिल की थी और काले होने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे जेड से बनी हो और आर पार दिख सकती हो।
जैसे ही मैंग हाओ पास गया, दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुला और एक झुर्रीबार अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसने गहरे हरे रंग का लंबा चोगा पहना था और उसके चेहरे पर चालाकी थी। उसने हाथ उठाया और मैंग हाओ के हाथ से जेड स्लिप उड़कर उसके हाथ में आ गई। उसने उसे देखा और सुस्ती से बोला। मिडिल एज्ड आदमी ने कहा, मैंग हाओ आउटर सेक्ट में प्रमोट हो गया है। उसे एक घर, हरा चोगा, एक स्पिरिट टैबलेट और एक बैग ऑफ होल्डिंग दिया जाएगा। स्पिरिट टैबलेट का इस्तेमाल ट्रेजर पैविलियन में जाकर मैजिक आइटम लेने के लिए किया जा सकता है। उसने अपना हाथ हिलाया और एक ग्रे रंग का थैला मैंग हाओ के हाथों में आ गया। मैंग हाओ ने उस थैले को देखा। उसे याद आया कि रास्ते में एक डिसाइपल के कमर पर भी ऐसा ही थैला टंगा हुआ था। उस चालाक दिखने वाले आदमी ने मैंग हाओ को देखा और समझ गया कि उसे आउटर सेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वरना वो बैग ऑफ होल्डिंग को देखकर हैरान क्यों होता। थोड़ा बुरा महसूस करते हुए उसने ठंडे लहजे में कहा, इस बैग में स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर तुम इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। ये सुनते ही मैंग हाओ ने इस बैग में काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली। बैग धुंधला हो गया और उसे अंदर एक जगह दिखी जो एक इंसान के आधे साइज बराबर थी। वहाँ उसे एक हरा चोगा, एक जेड स्लिप और कुछ दूसरी चीज़ें दिखी। इस वक्त मैंग हाओ की दिलचस्पी बढ़ गई। ये बैग ऑफ होल्डिंग कम से कम 100 सोने के सिक्के का होगा। ये साफ तौर पर किसी मॉडल के हाथों बना था। उसने ध्यान लगाया और जेड स्लिप अचानक उसके हाथ में आ गई। उसने और ध्यान दिया तो पाया कि बैग के अंदर आउटर सेक्ट का नक्शा है। एक दूर के कोने में उसका घर है। मिडिल एज्ड आदमी ने ठंडे दिमाग से कहा, घर बाद में देखना, ट्रेजर पैविलियन खुला है और तुमने अभी तक उसमें प्रवेश नहीं किया है। मैंग हाओ ने सिर उठाया और बैग ऑफ होल्डिंग को अपने कपड़ों में छुपाया। ट्रेजर पैविलियन के खुले दरवाजे को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा, मन में उम्मीद लिए। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसका चेहरा बदल गया और उसने हैरानी में एक जोर की सांस ली। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।